Good evening, children. Today I will teach you La Belle Dame Sans Mercy by John Keats. We will discuss thoroughly, stanza by stanza, this particular poem for Altigate examination. आज हम जॉन कीट्स की ला बेली डम सन्स मर्सी पोएम को पढ़ेंगे, जो एल्टीग्रेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई जाएगी। हालांकि जॉन कीट्स एज अ पोएट अगर किसी और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पर्टिकुलरली इस पोएम के बारे में पूछा जाता है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ दी गई सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगले एग्ज़ाम में भी या दूसरे एग्ज़ाम्स में भी फ्रूटफुल होंगी, फ़ायदेमंद होगी। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट La Belle Dame Sans Mercy. John Keats. La Belle Dame Sans Mercy is a ballad. La Belle Dame Sans Mercy किस तरह की पोएम है? ये एक बैलेड है। क्या है? ये एक बैलेड है। La Belle Dame Sans Mercy, undoubtedly one of the finest poem of Keats, was composed in 1819, a few months after the death of his brother Tom. La Belle Dame Sans Mercy जॉन कीट्स की बहुत ही अच्छी कविताओं में से एक कविता है, जिसे लिखा गया था 1819 में। कब? उनके भाई, उनके ब्रदर टॉम के मृत्यु के कुछ महीने बाद ही लिखा गया था। अच्छा, इसमें जिक्र क्यों आया इनके भाई का और स्पेशली उनके डेथ का? क्योंकि पोएम का कुछ मूड ही ऐसा है जहाँ मेलैंकली है, जहाँ सैडनेस है, जहाँ ग्रीव है, जहाँ अनहैप्पीनेस है। तो कहीं ना कहीं a kind of death feeling is empowered this poem. कहीं ना कहीं डेथ फीलिंग इस पोएम में एम्पावर्ड है कि कोई व्यक्ति जो देखने में तो जिंदा है पर वास्तव में वो जिंदा है नहीं। कहाँ से? अंदर से। तो इसलिए टॉम का जिक्र यहाँ पर किया गया है। हालांकि इस पोएम से टॉम का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये लिखा कब गया? उनके भाई टॉम के डेथ के बाद। क्योंकि डेथ एक ऐसा मोमेंट होता है हर इंसान की लाइफ में कि उसका कोई लव वन या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम बहुत प्रेम करते हैं या हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है या हमारे से कोई इसी तरह का उसका रिश्ता है, तो उसके जाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता, हम खुश नहीं होते, हम दुखी होते हैं। तो इस पोएम में भी पोएट ने अपने दुख को व्यक्त किया है। ठीक है। द पोएम डिराइव्स इट्स कैरेक्टर फ्रॉम द मिडिवल लीजेंड्स ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ गॉडेस लव। यहाँ पर क्या है? द पोएम डिराइव्स इट्स कैरेक्टर। इस पोएम में जो भी चीज़ें बताई गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, फ्रॉम द मिडिवल लीजेंड ऑफ द डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ द गॉडेस लव। यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जो मटेरियल लिया गया है, वो मिडिवल पीरियड से लिया गया है और वहाँ के डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ गॉडेस ऑफ लव, कि मतलब उस समय जो गॉडेस ऑफ लव थी मिडिवल पीरियड में, ऐसा माना जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव नेचर की थी। डिस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन नहीं था उनके अंदर। कुछ ऐसा सेंस है यहाँ पर। द गॉडेस ऑफ लव ऑफ द ओल्ड मैथोलॉजी कॉल्ड हियर ला बेली डैम सन्स मर्सी। तो यहाँ पे जो गॉडेस ऑफ लव है ऑफ द ओल्ड मैथोलॉजी, यानी जो हमारी पुरानी पौराणिक उनकी जो सिस्टम है या जो इंग्लिश कल्चर का सिस्टम है, वहाँ की मैथोलॉजी, ओल्ड मैथोलॉजी जो है, वहाँ पे जो गॉडेस ऑफ लव है वो बहुत ही कंस्ट्रक्टिव नहीं है। मतलब प्यार है, मगर वो प्यार
एक्चुअल में प्यार नहीं है, अंदर रियल लव नहीं है, वो लव झूठा है, दिखावटी है, कुछ ऐसा है जो डिस्ट्रक्शन शो करता है। तो कॉल्ड हियर ला बेली डैम्सल्स मर्सी, तो वो गॉडेस ऑफ लव को यहाँ पर इंटरप्रिटेट किया गया है ला बेली डैम्सल्स मर्सी, जिसका एक्चुअल मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग होती है द फेयर लेडी विदाउट मर्सी और पिटी। मतलब एक ब्यूटीफुल, एक खूबसूरत औरत है जिसके अंदर दया नहीं है, ठीक है, दया नहीं है। और ला बेली डैम्सल मर्सी ये फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ स्टेटमेंट है जिसका इंग्लिश मीनिंग है द फेयर लेडी विदाउट मर्सी और पिटी। तो इस पोएम का जो कंटेंट है वो एक्चुअल में इस ऐसे ही लव को के बारे में बता रहा है कि एक लेडी है जो बहुत सुंदर है और प्रिटेंड करती है कि वो ट्रू लवर है और उसके अंदर प्रेम सच्चा है, लेकिन वास्तव में उसके अंदर प्रेम है ही नहीं। ये हम आगे पोएम में देखेंगे। दिस लिटिल बैलेड, स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, बैलेड में BALLAD होना चाहिए, विच इज अ मास्टरपीस ऑफ नैरेटिव पोएट्री एंड रोमांटिक टेंडरनेस, was written in 1819 at a time when the poet was himself in a grip of love and death. He had already met Fanny Brownie, a frivolous girl, after the death of Tom and had fallen deeply in love with her. अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि ये पैराग्राफ क्या कहता है। दिस लिटिल बैलेड, बैलेड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी ही है, अप्रॉक्सीमेटली 6-7 स्टैंजा मे बी देयर आर। दिस लिटिल बैलेड विच इज मास्टरपीस ऑफ नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री मीन्स इस बैलेड में, इस पोएम में स्टोरी है, इसीलिए नैरेटिव पोइट्री है, इसमें स्टोरी है, कहानी है। एंड रोमांटिक टेंडरनेस, और रोमांस है यहाँ पर, कहीं ना कहीं रोमांटिक टेंडरनेस मीन्स कहीं रोमांस भी दिखा रहा है कि किस तरह से रोमांस इसमें है। वॉज रिटन इन 1819, कब लिखी गई? 1819 में लिखी गई। एट अ टाइम व्हेन द पोएट वॉज हिमसेल्फ इन अ ग्रिप ऑफ लव एंड डेथ, कब लिखी गई? जब पोएट खुद प्यार के सिकंजे में और मौत के करीब था, या प्यार के सिकंजे और मौत जिसके आसपास मंडरा रही थी उस समय। क्यों? क्योंकि बहुत कम उम्र में ट्यूबरक्लोसिस से, इनका 26 ईयर्स में, जब ये 26 ईयर ओल्ड थे उसी समय इनका ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई थी। और जिस समय ये पोएम लिखी उन्होंने तो इनके भाई की डेथ हो चुकी थी, और इनको जो है फैनी ब्राउनी से प्रेम था, लव था, जो कि एक अनसक्सेसफुल लव था। A frivolous girl after death of and had fallen deeply in love with her. और उस समय, जिस समय इन्होंने ये पोएम लिखी थी, उस समय डिवोटेडली he loved फैनी ब्राउनी, ठीक है। तो कुछ इनके मन की स्थिति आपको समझ में आ रही होगी कि जिस समय इन्होंने पोएम लिखी उस समय इनके भाई की डेथ हो चुकी थी, ये खुद भी प्रेम में थे और इनको अपने डेथ का एहसास भी था, क्योंकि इन्हें पता था, बाय प्रोफेशन ये डॉक्टर थे, इसलिए इन्हें अपने फिजिकल हेल्थ के बारे में अच्छी से जानकारी थी कि ये ज़्यादा दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे। तो डेथ, लव, there is a combination of these two elements in the poem also, which has been narrated throughout the poem. इट इज़ द ट्रेजिक, स्पेलिंग एरर है यहाँ पर, आप ठीक कर लीजिएगा, TRAGIC, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। इट इज़ द ट्रेजिक स्टोरी ऑफ द पोएट्स ओन अनरियलाइज्ड लव, कि ये जो आपकी ला बेली डैम्सल्स मर्सी एक नैरेटिव पोएम है जो मिडिवल बैकग्राउंड पर बेस्ड है, उसमें
ये इसमें एक ट्रेजिक स्टोरी है, एक दुख भरी कहानी है पोएट्स की खुद की अनरियलाइज्ड लव, मतलब कि उस लव को जिससे जो लव इंसान लव को जीता है, प्रेम को जीता है, प्रेम को महसूस करता है, तो इन्होंने उस चीज़ को चाहा तो महसूस करना, लेकिन समय ने उनको मौका नहीं दिया, परिस्थितियों ने उनको मौका नहीं दिया। इट इज चार्ज विद सुपर नेचुरल एटमोसफियर, और इस पोयम में जो एलिमेंट्स है वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। मीन्स डिस्क्रिप्शन आप पोयम जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ चीज़ें जो डिस्क्राइब की गई है, जो बताई गई, वो नेचुरल वर्ड नहीं है, वो सुपर नेचुरल वर्ड है। एंड टेक्स अस बैक टू द मिडिवल टाइम्स ऑफ रोमांसेस एंड सिविलरी। और इस पोयम को पढ़ने से आपको एहसास होगा कि हम मिडिवल एज में पहुंच गए हैं। मतलब आपको एहसास दिलाता है पोएट की ये पोयम कि आप किस इन्वायरमेंट में हो मिडिवल एज में, मतलब जिस समय हम मिडिवल एज इन द सेंस कि ये उस समय के बारे में है जब जिसे हम इंग्लिश हिस्ट्री में मिडिवल पीरियड बोलते हैं। एंड सिविलरी, द टाइटल ऑफ द पोयम लव रिडेम्पशन मर्सी इज इन फ्रेंच। ये किस में लिखा हुआ है? लव रिडेम्पशन मर्सी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ है। इट मीन्स द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी और पिटी। इसका मतलब होता है खूबसूरत औरत बिना दया और बिना मर्सी के। Now I will start this poem stanza wise. This is the first stanza of Love Redemption Mercy. The stanza says, "Oh, what can ail thee, knight at arms, alone and palely loitering? The sedge has withered from the lake, and no bird sings." पोयम क्या कहता है? Oh, what can ail thee, knight at arms? नाइट एट आर्म्स का मतलब है यहाँ पर जो नाइट्स होते थे मिडवल पीरियड में, सोल्जर्स थे, वो हमेशा तैयार रहते थे, तो उन्हें नाइट्स अपने आर्मर के साथ, अपने सारे अस्त्र शस्त्र के साथ, तो ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, तो यहाँ पे कह रहा है पोएट, ओ नाइट, ए नाइट एट आर्म्स, जो पूरी तरह से सजा धजा है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, वो व्हाट कैन एल दी, तो तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है, तुम्हें क्या परेशानी है? अलोन एंड प्लेनली लोटरिंग, अकेले और डल से, फीके फीके से, मायूस से, लोटरिंग मतलब इधर उधर टहल रहे हो, तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि तुम नाइट हो और तुम्हारे पास सारी लड़ाई के सारे सामान मौजूद हैं, फिर भी तुम अकेले दुखी इधर उधर भटक रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और लेक मतलब झील के पास का जो किनारा है वो सूख चुका है, वहाँ आसपास जो हरियाली होनी चाहिए थी वो सूख चुकी है। एंड नो बर्ड सिंग्स, और कोई बर्ड भी नहीं गा रही है। इनका मतलब क्या है कि यहाँ तक कि बर्ड्स भी इतने ठंडे मौसम में, इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं दिखाई दे रही, और तुम इधर उधर भटक रहे हो बिना किसी कारण, बिना किसी उद्देश्य से। Now, this is a description of the first stanza. These are the opening lines of Keats' ballad Love Redemption's Mercy. ये ओपनिंग लाइन है लव रिडेम्पशंस मर्सी की पोयम की। इन हिज इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में, द पोएट फ्लाइज बैक टू द मेडिवल टाइम्स। पोएट जो है कहाँ जा रहा है, किधर गया है? पीछे मिडवल एज में, मध्यकाल में। एंड सीज अ फुली आर्म्ड नाइट, और देखता है एक नाइट को जो पूरी तरह से अपने अस्त्र के साथ सुसज्जित है। विथ पेल एंड वाइल्ड लुक, जिसका लुक यानी लुक इन द सेंस जो दिखता कैसा है, एकदम पीला पीला, वाइल्ड
dwelled in the sense uncivilized, like you can say, कि देखने से अजीब सा लग रहा है, पीला है, डल है, लाइफलेस है एक्चुअल में. वंडरिंग अबाउट अलोन, और अकेले इधर उधर भटक रहा है. एंड इडली बाय द साइड ऑफ अ लेक, और इडली मतलब इडलनेस मीन्स बिना किसी उद्देश्य के, ऐसे ही यूं ही. बाय द साइड ऑफ अ लेक, लेक के किनारे. इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, मीन्स वेदर कैसा है, एक्सट्रीमली कोल्ड यानी बहुत ही ठंडा है. इतना ठंडा है कि वनस्पतियां भी सूख गई हैं, कोई चिड़िया भी नहीं उड़ रही है, ना बोल रही है. द वेदर इज सो कोल्ड एंड बाइटिंग दैट इवन द वाटर साइड प्लांट्स हैव बिकम डेड. मतलब मौसम इतना ठंडा है, इतना हाड़ कपाने वाला है कि पानी के किनारे के जो पौधे हैं, जो लेक, जो झील है, उसके किनारे के जो पौधे हैं वो भी डेड हो गए, यानी वो भी सूख गए हैं, वो भी जल गए हैं, मर गए हैं. एंड बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू वार्मर रीजन, और जो बर्ड्स हैं वो भी गर्म जगहों पे चले गए, यानी इतना ठंडा है कि वो वहाँ रुक ही नहीं सकती थी, अगर रुकती तो मर जाती. एंड इट इज़ नॉट एट ऑल प्रॉपर टाइम फॉर एनीबडी टू रिमेन आउट ऑफ डोर्स, और ये किसी भी इंसान के लिए बिल्कुल भी उचित समय नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है कि वो अपने घर से बाहर रहे, और तुम तो बिना वजह इधर उधर भटक रहे हो. द नाइट्स वंडरिंग अबाउट, और नाइट्स क्या कर रहा है, इधर उधर टहल रहा है, घूम रहा है, इतने अनप्लीजेंट वेदर में. Thus in such a cold weather appears very unusual to the poet. मतलब पोएट के अकॉर्डिंग इतना अनप्लीजेंट वेदर, जिसमें ना तो पेड़ पौधे जिंदा रह सकते हैं, ना कोई बर्ड जिंदा रह सकती है. मीन ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसी जगह पे पूरे अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर तुम कहाँ भटक रहे हो. ऐसे जो नाइट्स होते हैं उनका निकलना, उनका कहीं जाना, उनका कहीं घूमना पर्पसफुल होता है. यहाँ तो कोई पर्पस ही नहीं दिखाई दे रहा है. तो देयर इज अ क्वेश्चन अराइजेस बाय द पोएट टू द नाइट in these lines. Now the next stanza. Oh, what can ail thee, night at arm? This is the repetition of the lines. This line is again asked in the second stanza. So haggard and so woe begone, the squirrel's granary is full and the harvest done. तो यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ओ नाइट पुलिस पूरी तरह सुसज्जित, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है. सो हैगन एंड सो बिगॉन, इस तरह से खोए खोए गुमसुम से, क्या दिक्कत है तुमको. द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, स्क्वेरल गिलहरी ने भी अपने खाने पीने के सामान को भर लिया है. इतना ठंडा है, उससे पहले उन्होंने अपना भर लिया है, खाने पीने की व्यवस्था कर ली है. एंड द हार्वेस्ट डन, और हार्वेस्ट मतलब खेती बाड़ी का भी काम पूरा हो चुका है, कोई इंसान भी नहीं है, मीन्स कुछ काम ही नहीं बचा है. ऐसा इन्वायरमेंट है, ऐसा वेदर है, ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है, और तुम बिना मतलब का, बिना वजह घूम रहे हो. क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है तुमको. These lines occur in Keats's Love and Redemption's Mercy. Again, the poet's curiosity to know why the night is wandering about. अब यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में पोएट ये जानना चाहता है, ये उसके अंदर इच्छा है, क्यूरियोसिटी है जानने की कि ये नाइट जो है क्यों घूम रहा है इधर उधर. पेल एंड सो अफ्लिक्टेड एंड इन सच एन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, पीला, डल और इतने भयानक ठंडी मौसम में. सीम्स टू बी वेरी ग्रेट, जो कि बहुत ज़्यादा ठंड है. ही
रीअसर्ट्स इन इट द प्रेजेंट स्टेंजा, मतलब यहाँ पर इस स्टेंजा में फिर से वो रीअसर्ट कर रहा है, फिर से वो बोल रहा है एंड इज ईगर टू नो, और ये जानना चाहता है, पोएट जानना चाहता है, ईगर टू नो मतलब होता ना कि किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से जानना कि आखिर क्या वजह है, तुम बताओ तो सही। ईगर टू नो वाई द नाइट इज एट अ टाम, कि ये जो नाइट है जो पूरी तरह से सजा धजा है, पूरा अस्त्र शस्त्र के साथ है। हु इज लुकिंग सो पेल एंड थिन, जो इतना पीला और पतला दुबला डल सा लाइफलेस दिख रहा है। सो वाइल्ड, जंगली, जंगली इन द सेंस कि यहाँ पर जंगली मतलब वो जंगली पेड़ पौधा नहीं, जंगली इन द सेंस कि जंगल में ऐसे भटक रहा है और कोई एम नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है इसका जंगल में। एंड सो माइजरेबल, और इतना इतना माइजरेबल कंडीशन में, इतनी बुरी स्थिति में है। इज वॉन्डरिंग अबाउट इन सच एन extremely cold and dreary weather when even the squirrels stay within the doors, कि मतलब इतने इस तरह के माहौल में जो स्क्वेरल्स है, जो गिलहरियां हैं, उन्होंने भी अपने घरों के अंदर हैं, आफ्टर हैविंग फिल्ड अप इट्स स्टोर, मतलब अपने खाने पीने का सामान भरकर अपने अपने घरों में हैं, विद फूड्स फॉर द विंटर्स एंड देयर इज़ नो हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब कोई खेती बाड़ी का काम भी नहीं, कोई इंसान भी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो, क्या कारण है, क्या कष्ट है, क्या तकलीफ है तुमको। Activity outside the field. It is very uncommon for anybody to be moving out of doors in such a dreary and bleak weather. मतलब इस अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टंजा कि ये बहुत अनकॉमन सी बात है, कॉमन बात नहीं है। मतलब इतना ठंडा पड़ रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है कि बाहर निकलना अनकॉमन है, कॉमन नहीं है। तो निकलना ही नहीं चाहता, निकलेगा ही नहीं, इतनी ठंड पड़ रही है और इसमें तुम टहल रहे हो, घूम रहे हो। There must be some very unusual affliction troubling the nights. तो इसका मतलब कि कोई ऐसी बहुत गहरी बात है, कोई ऐसी बहुत विशेष बात है, कोई ऐसी बात है जिसने तुम्हें बहुत परेशान कर रखा है कि ऐसे अनकॉमन वेदर में भी तुम बाहर कॉमन मैन की तरह टहल रहे हो, जो क्योंकि कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। That has compelled him टू बी दस वंडरिंग अबाउट, जिस ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी क्या स्थिति है तुम्हारे मन की जिसने तुम्हें मजबूर कर रखा है कि तुम इस तरह से बाहर टहलो। वॉट इज़ दैट द पोएट वॉन्ट्स टू नो, और पोएट्स यहाँ सेकेंड स्टंजा में भी जानना चाहता है कि क्या कारण है, क्या रीज़न है। This is the third stanza. I see a lily on thy brow, with anguish moist and fever dew, and on thy cheek a fading rose, fast withered too. I see a lily on thy brow. यहाँ क्या मतलब है, I see a lily on thy brow? लिली मीन्स वाइट कलर का फूल, ब्रो मीन्स आईब्रो। तो ये लाइन ये शो करता है कि किस तरह से उसका जो फोर हेड है, उसका जो चेहरा है वो एकदम लिली की तरह वाइट वाइट है। देर इज़ नो रेडनेस, विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, और उसके चेहरे पर पसीना है, जैसे कि फीवर आने पर, बुखार आने पर, तेज बुखार होने पे पसीना आ जाता है, उस तरह से इतनी ठंड में, इतनी भयानक ठंड में जो है उसका शरीर पसीने से तरबतर है। एंड ऑन दाई चीक्स आर फेडिंग रोज, और उसके जो चीक्स हैं, गालों की जो लाली है वो भी क्या है, फीकी पड़ गई है। फास्ट विदर टू मतलब मीन्स गालों की जो लाली है वो भी बहुत तेजी से क्या हो गई, सूख गई, यानी कि देयर इज नो लाइफ ऑन हिज फेस। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डेड बॉडी चली जा रही है। ठीक,
After expressing his own curiosity at the miserable sight of the night in the first two stanza, means poet पहले के जो दो स्टेंजाज हैं उसमें उसको उसकी इस माइजरेबल कंडीशन, इसकी इस दुख भरी स्थिति को देखकर पोएट अंदर से इतना क्यूरियस है, इतना उत्सुक है पूछने के लिए. द पोएट डिस्क्राइब्स इन द प्रेजेंट स्टेंजा, तो पोएट इस स्टेंजा में उसकी और स्थिति कैसी दिख रही है उसके बारे में बताता है. द एक्साइटेड मेंटल कंडीशन, उसको देखकर उसको बता रहा है कि उसकी मेंटल कंडीशन कैसी है. एंड ब्लडलेस, ब्लडलेस मतलब जहाँ लाइफ ही ना हो, ब्लडलेस मीन्स लाइफ ही ना हो, अपीरियंस दिखने में एकदम डेड बॉडी की तरह, ऑफ द नाइट, नाइट कैसा है एकदम डेड बॉडी की तरह, पीला सफ़ेद एकदम, लाइफ नहीं, देर इज़ नो कलर ऑन हिज चीक्स, देर इज़ नो रेडनेस. द पोएट सीज दैट द नाइट्स फोरहेड लुक्स ब्लडलेस. फोरहेड कैसा दिख रहा है, ब्लडलेस, यानी देर इज नो लाइफ, ओनली वाइटनेस इज देयर. एंड वाइट लाइक अ लिली, कैसा है, वाइट लाइक अ लिली, लिली फूल की तरह एकदम सफ़ेद सफ़ेद है. एंड परस्पायरिंग हैवली एज, और पसीना बहुत तेजी से आ रहा है जैसे, एज इफ, ऐसा लग रहा है मानो ड्यू टू सम ग्रेट मेंटल एक्साइटमेंट, जैसा लग रहा है कि बहुत मेंटल एक्साइटमेंट, तो बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, ये करना है वो करना है, ये सब कुछ अंदर चलता रहता है. लाइक अ पर्सन इन वेरी हाई फीवर ना, जब इंसान के दिमाग पे कहते हैं बुखार चढ़ जाता है तो कैसे करता है, उल्टा आय बाय बकता है ना, उल्टा सीधा बकता है, तो कुछ वैसी कंडीशन उसकी है. मोreover that even the youthful reddish color of the young knight's cheeks has almost disappeared, तो उसके गालों की जो लालिमा है, जो लाइफ दिखाता है, वो ऑलमोस्ट क्या हो गई, खत्म हो गई, डिसअपियर्ड हो गई, दिखाई नहीं दे रही है. एंड वॉट लिटिल ऑफ इट रिमेन्स, और बचा क्या है सिर्फ, इज फास्ट फेडिंग अवे फ्रॉम हिज चीक्स, और बहुत तेजी से उसके गालों से क्या हो रही, गालों की रंगत खत्म हो रही है, यानी लाइफ जैसे होता है धीरे धीरे उसकी बॉडी से जा रही है. ही डिस्कवर्स ऑल दिस पिटिएबल कंडीशन ऑफ द नाइट, तो पोएट ये देखता है और उसको ऐसा लगता है कि नाइट की जो कंडीशन है बहुत पिटिएबल, मीन्स बहुत दुख भरी, एज इफ द नाइट वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, ऐसा लग रहा था उसको देखकर कि नाइट को अपनी कंडीशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या हो रहा है. वो पीला पड़ा जा रहा है, सफ़ेद पड़ा जा रहा है, उसकी लाइफ उसके हाथ से निकली जा रही है, डेड बॉडी की तरह वो एकदम है और घूम रहा है इधर उधर, कुछ लाइफलेस, वॉन्डरिंग लाइफलेस. अब यहाँ पर नाइट जवाब देता है, क्वेश्चन, यहाँ तक पोएट ने उससे क्वेश्चन किया, नाइट चुपचाप सुन रहा था. अब यहाँ पर पोएट बता रहा है कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ. I met a lady in the meads, full beautiful a fairy's child. Her hair was long, her foot was light, and her eyes were wild. अब यहाँ बता रहा है, in this stanza there is a description of a lady and her beauty, how she was looking or how she looks. पोएट कहता है यहाँ पर, नाइट कहता है, आई मेट अ लेडी इन द मीट्स, मतलब मैं यहीं घास पर, यहीं मैदान में एक लेडी से, एक औरत से, एक लड़की से, जो भी है, लेडी है, गर्ल है, जो भी है, उससे मैं मिला था. फुल ब्यूटीफुल अ फेरीज चाइल्ड, बहुत खूबसूरत, अ फेरीज चाइल्ड, ऐसा लगे जैसे कि फेरीज चाइल्ड, फेरी मतलब परियों की बेटी हो, परियों की बच्ची हो. हर हेयर वॉज लॉन्ग, उसके बाल लंबे लंबे थे. हर फुट वॉज लाइट, हर फुट वॉज लाइट का मतलब उसके पैर हल्के थे नहीं, इसका ये मतलब है कि उसकी चाल बहुत अच्छी थी, वो चलती बहुत अच्छी थी, अच्छे से चलती थी, ठीक. एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें कैसी, जंगली थी नहीं, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, कैसी थी, बड़ी बड़ी आंखें थी. यहाँ पर उसकी फिजिकल ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रहा है,
नाइट। अब यहाँ नाइट क्या करता है, आंसर देता है पोएट्स के क्वेश्चंस का। क्या कहता है, एंड डिस्क्राइब द लेडी हु कैप्टिवेटेड हिज हार्ट बाय हर बीविचिंग ब्यूटी। तो यहाँ बताता है नाइट पोएट को कि एक लेडी थी जिसने उसके दिल को चुरा लिया, कैप्टिवेटेड हिज हार्ट बाय हर बीविचिंग ब्यूटी। और बाय हर बीविचिंग ब्यूटी मतलब अपनी खींचने वाली खूबसूरती से, जिससे उसकी खूबसूरती ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया, खींचा। एंड दस एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ हिज एफ्लेक्शन, और तब वो बताता है अपने आकर्षण के बारे में। ही सेज दैट ही मेट अ लेडी इन द मिडोज, बताता है कि वो लेडी से मिला मैदान में, जंगल में। हु वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल, जो बेहद खूबसूरत थी। नॉट अ मॉर्टल वुमेन, वो कोई मतलब जैसे तो हम इंसानों की तरह नहीं लग रही थी, बट अ सुपर नेचुरल लेडी ऑफ रेयर एंड एक्सक्विसाइट चार्म। मीन्स कैसी थी वो, हम जैसे इंसान हैं, नेचुरल वर्ड हमारा जो है, हाँ वो ऐसी नहीं थी। वो कैसी थी, वो सुपर नेचुरल थी। सुपर नेचुरल, बेहद खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव। हर हेयर वॉज ग्रेसफुली लॉन्ग, मतलब उसके बाल बड़े ही खूबसूरती से लंबे थे, बड़े खूबसूरत थे, बड़े लंबे थे। हर पेज वॉज क्विक, पेज मतलब यहाँ पे फुट, यहाँ पर चाल बहुत क्विक थी, बहुत अच्छी थी। होता ना कहते तेरी चाल मस्तानी, लाइक दैट। एंड एलिगेंट, एलिगेंट मतलब होता है ना बड़ी नज़ाकत के साथ। एंड हर आइज वर पैशनेट, और उसकी आंखों में बड़ा पैशन थे, बड़ी मदमस्त आंखें थी जिसे कहते हैं। एंड स्ट्रेंजली फैसिनेटिंग, और बहुत ही आश्चर्य तरीके से खींचने वाली, अपनी तरफ आकर्षित करने वाली। हियर वी सी कीट्स's mastery in pen, portraiture and his cult, a thing of beauty is a joy forever। अब यहाँ पर इस स्टंजा में पोएट ने अपनी पेन की काबिलियत दिखाई कि कैसे शब्दों से आप कैसे किसी खूबसूरती ला सकते हैं। सेंटेंसेस में शब्द कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, ये स्टेटमेंट है, लिखा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, में कोई चीज़ जो खूबसूरत है वो हमेशा खुशी देती है। आगे पोएट क्या कहता है, आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड एंड ब्रेसलेट टू एंड फ्रेग्रेंट जून, शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव एंड मेड स्वीट मोन। अब वहाँ पर क्या बता रहा है पोएट कि वो कैसा उसने बर्ताव किया और इसने क्या किया उसके लिए। आई मेड अ गार्लैंड ऑफ हर हेड, उसने उसके बाल के लिए, उसके सर के लिए क्या बनाया, माला बनाया, गार्लैंड बनाई उसके बालों में लगाने के लिए। एंड ब्रेसलेट टू, और ब्रेसलेट, फूलों के ब्रेसलेट बनाया उसके लिए। एंड फ्रेग्रेंस जून, एंड फ्रेग्रेंस जून मतलब खूब महकते हुए, और उसकी कमर के लिए भी उसने करधनी बनाई। शी लुक्ड एट मी एज शी डिड लव, और इस तरीके से मुझे देख रही थी जैसे वो भी मुझसे प्रेम करती हूँ। मतलब उसका हाव भाव, उसका व्यवहार, उसका बिहेवियर ये दर्शा रहा था कि वो भी उसको उतना ही प्रेम कर रही, उतना ही आकर्षित है जितना कि इसमें नाइट है उसके प्रति। एंड मेड स्वीट मोन, स्वीट मोन, मोहन करना मतलब विलाप करना, एक तरह से कहते हैं ना, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, चांद तारे की तरह प्यार करती हूँ, है ना, जैसे बोलते हैं ना लड़के, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, जो कहो वो कर दूंगा। तो कुछ वैसे वो भी प्रिटेंड कर रही थी कि शी ऑल्सो लव्स एज यू लव मी। ठीक है। डिस्टेंजर नाइट सेज दैट चार्म्ड बाय द लेडीज ब्यूटी, यहाँ स्टेंजर बता रहा है कि उस लेडी की ब्यूटी से चार्म्ड होकर मतलब आकर्षित होकर, सम्मोहित होकर। ही मेड अ गार्लैंड टू डेकोरेट हर हेड, उसने इसके लिए एक माला बनाई उसके बालों के लिए, जिसे हम लोग गजरा वगैरह बोलते हैं। अ पेयर ऑफ ब्रेसलेट ऑफ हर लवली रिस्ट,
और उसके लिए उसके कमर के लिए ब्रेसलेट बना, यहाँ ब्रेसलेट बनाया, कमर के लिए उसने बनाया, एंड ऑर्नामेंट बेल्ट। ऑर्नामेंट बेल्ट मतलब अब ऑर्नामेंट तो था नहीं, एक्चुअल में फूलों से बने कोई ज्वेलरी की तरह यूज़ किया तो ऑर्नामेंट बेल्ट कह दिया। फॉर हर डेलिकेट वेस्ट, ठीक, कमर करधनी, एंड दैट ऑल दीज वर मेड ऑफ स्वीट स्मेलिंग फ्लावर्स। और ये सब चीज़ें किससे बनाई उसने? बहुत ही खूबसूरत सुगंधित फूलों से। एज ही ऑफर्ड दीज टेंडर टोकन ऑफ हिज लव टू हर। और उसने ये सब चीज़ें किस बनाई तो उसका ये क्या दिखा रहा था कि टोकन है एक तरह से। इस चीज़ें उसने बना कर ये दिखाना चाहा कि देखो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, और मेरे प्यार को दिखाने का तरीका इस समय यही है कि मैं तुमको फूलों से बने गहने दूँ। सी टू इन रिटर्न लुक्ड एट हिम। उसने भी बदले में उसी प्यार भरे अंदाज से देखा, उसी प्यार से देखा। विथ लविंग लुक्स एंड मोइंड इन, और विलाप भी किया, मतलब प्रिटेंड किया। और यू कैन से कि उसने भी अपना प्यार हृदय से जताया, अपना दिल से दिखाया कि मैं कितना प्यार करती हूँ। अ स्वीट एंड लवली लविंग मैनर टू एक्सप्रेस हर लव। उसने भी अपने हाव भाव, अपने व्यवहार से उसी तरह के प्यार को दिखाया जिस तरह से नाइट ने दिखाया। I set her on my pacing steed, and nothing else saw all day long, for sideways would she lean and sing a fairy song. यहाँ बता रहा है कि उसके साथ और कैसे समय बिताया, और समय ऐसे बिताया, सेट हर ऑन माई पेसिंग स्पीड, मतलब मैंने उसे अपने घोड़े पर अपने आगे बिठाया। नथिंग एल्स सॉ ऑल डे लॉन्ग, और उसके अलावा सारा दिन कुछ देखा ही नहीं। यानी ये उतनी खूबसूरत थी, इतना ज़्यादा उसको प्रेम उस पर आया कि उसको उसके अलावा कुछ आसपास दिखाई ही नहीं दिया, सिर्फ उसी को सारा दिन देखता रहा। फॉर साइड वेज वुड शी लीन, और वो थोड़ा एक तरफ झुकती है। एंड सिंग्स अ फेरी सॉन्ग, और एक गाना गाती है, ऐसा लगता है जैसे वो फेरी सॉन्ग हो। तो when the lady offered her love with loving looks and sweet moan, the knight lifted her up and placed her in front of him on his horse. तो जब लेडी ने भी अपना प्यार दिखाया, उसने उसको अपने घोड़े पर आगे बैठाया, और सारा दिन उसको ही देखता रहा, उसकी खूबसूरती को देखता रहा। एंड सा नथिंग एल्स, और कुछ नहीं देखा। फॉर ऑल द वे सी टर्न्ड हर फेस टूवर्ड्स हिम, सारे रास्ते उसने अपना चेहरा नाइट की तरह भी रखा। एंड सैंग अ फेरी सॉन्ग, और वो एक गाना गाती रही। आगे देखिए क्या है, ये लाइन इसी का ही है, ये स्टंजा थोड़ा सा गैप आ गया है, ठीक है। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट and honey wild and manna dew, and sure in language strange she said, I loved you true. अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके साथ वो घोड़े पे बैठकर आगे बैठकर फेरी सॉन्ग गाते हुए जाती है। फिर वो कहीं पहुँचते हैं, पहुँचकर वो क्या करती है, आगे ये बताया है। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रेलिश स्वीट, उसने मुझे मीठी जड़ें, मतलब कुछ ऐसे खाने की चीज़ दी जिसकी जड़ें बहुत ही मीठी मीठी थी, खाने में बहुत स्वादिष्ट थी। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद, जंगली शहद, क्या मतलब जंगल में ही शहद मिलेगा ऐसा, जंगल से उसने शहद लेकर दिया। एंड मैंने ड्यू, और ड्यू मतलब बूंदे होती हैं, तबस्सुम जिसे बोलते हैं, कुछ उस तरह कुछ खाने की चीज़ें उसने दी। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी, और अपने स्ट्रेंज लैंग्वेज, स्ट्रेंज मतलब एक अजीब सी भाषा में उसने कहा, आई लव यू ट्रू, मैं भी तुम्हें सच्चा प्रेम करती हूँ, ऐसा उसने कहा। अकॉर्डिंग टू नाइट, नाइट ने बताया पोएट को कि उसने क्या क्या दिया, क्या खाने को दिया, कैसे। These lines are extract from Keats' Love Redemption Mercy. When the knight was carrying the lady with him on his horse on the way, she gave him eatable roots.
मतलब वो जब उसे ले जा रहा था वो तभी उसने उसे क्या दिया, खाने के लिए खाने लायक कुछ जड़ें दी, रूट्स दी। हिम ऑन हिज ऑन स्वीट टेस्ट, जिसका टेस्ट ऐसा था, स्वीट था, एज वेल एज फॉरेस्ट हनी मतलब हनी जंगल से मिला, एंड स्वीट जूस ऑफ मैना ऐश का जूस उसने दिया, एंड अदर प्ले टू ईट एंड ड्रिंक, और अदर चीज़ें उसे खाने और पीने की दी। सी entertained him with these things to show that she loved him deeply. वो उसने सारी चीज़ें क्या दिखाने के लिए किया कि वो भी उसे बहुत प्रेम करती, खाने को देना, ये वो सारी चीज़ें उसने दी ये दिखाने के लिए कि वो भी उसे उतना ही प्रेम करती है। नॉट ओनली शी शोड हर लव बाय एंटरटेनिंग हिम, उसको इस तरह से एंटरटेन करते हुए अपने प्रेम को दिखाया, बट इन हर फेरी लैंग्वेज, और अपनी अजीब भाषा में, अपनी फेरी लैंग्वेज में, शी सेड दैट शी वॉज इन ट्रू लव विथ हिम, कि वो भी उससे उतना ही प्रेम करती है, सच्चा प्रेम करती है। द नाइट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड हर लैंग्वेज, नाइट उसकी भाषा को समझ नहीं पाया, ठीक है, बट सी क्लियरली अंडरस्टूड, लेकिन उसको लगता है कि उसने सही सही समझा। फ्रॉम हर लविंग लुक्स, उसके देखने के अंदाज से उसको लगता है, एंड जेस्टर, और उसके हाव भाव से, दैट सी वॉज डिक्लेयरिंग हर ट्रू लव फॉर हिम, कि वो अपना सच्चा प्रेम उसके प्रति दिखा रही है। उसकी भाषा वो समझ नहीं पाता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि वो समझ रहा है कि वो भी उससे उतना ही प्रेम करती है जितना कि वो करता है। She took me to her elfin grot, and there she wept and signed full shore, and there I shut her wild eyes with kisses for. She took me to her elfin grot, और वो मुझे कहाँ ले गई, एल्फिन ग्रोट मीन्स वेल डेकोरेटेड फेरी केव, मतलब एक ऐसी गुफा में ले गई जो बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, जैसे परियों की दुनिया में इमेजिन किया जाता है कि खूबसूरत सजा हुआ एक जगह था, वहाँ ले गई। एंड देयर शी वेप्ट, और वहाँ क्या करने लगी, रोने लगी। एंड शाइड फुल शोर, और अपना दुख दिखाने लगी। एंड देयर आई सेट, और यहाँ पे पोएट कहता है कि नाइट बता रहा है कि वहाँ पर जब उसने रोना शुरू किया या वो रोई और अपना दुख प्रदर्शित करने लगी, तब नाइट ने क्या किया, आई शट हर वाइल्ड, और उसने बंद किया उसकी वाइल्ड आइज का मतलब जंगली आँख नहीं, बड़ी बड़ी खूबसूरत आँखों को उसने बंद किया। विथ किसेस फॉर, क्या किया, उसकी आँखों पे उसने किस किया, कितनी बार, 4 टाइम्स, कितनी बार, 4 टाइम्स किया, to one side, to other side. Entertaining the night with sweet roots and juice, etc. on the way, the professing her love for him, अपना प्रेम दिखाते हुए, she took him to her well decorated fairy cave. There she wept bitter, वहाँ बहुत रोना शुरू करती है, and sighed painfully, और आहें भरना शुरू करती है, as if to show, ऐसा लगता है मानो दिखाना चाहती हो, that she was desperately in love with him, कि वो उसे बेहद प्रेम करती, desperately means बहुत शिद्दत से प्रेम करती है, and feared, और डरती है, that he might desert her, कि वो उसे छोड़ देगा, उसे इस बात का डर है कि वो उसे छोड़ देगा, इसलिए वो रो रही है। The night says that he assured her, नाइट कहता है कि मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, एक तरह से मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, इस बात का अश्योरेंस देने के लिए, हर ऑफ हिज कंस्टेंसी एंड एलेड हर वेग्यू फियर्स, और उसका बिना मतलब का जो डर है, by 4 kisses upon her passionate and tearful eyes. तो ये दिखाने के लिए कि वो अश्योर्ड है, वो उसे छोड़ेगा नहीं, वो डिजर्ट नहीं करेगा, इसके लिए उसने क्या किया, उसकी आंखों पर उसने 4 टाइम किस किया। 2 on one eye and 2 on another,
so that both eyes might have fair play, ताकि दोनों आंखें अच्छे से देख सके उसको। फेयर प्ले इन द सेंस, कहने का ये कि उसकी आंखों को सुकून मिल जाए, तो रोना छोड़ दे, रोए ना, मैं उसे छोड़ के या नाइट उसे छोड़कर नहीं जाएगा। इस बात को उसने अपने इस एक्टिविटी से साबित करने की कोशिश की। ये सारी बातें नाइट पोएट को बता रहा है। And there he lulled me asleep, and there I dreamed, woe betide, the latest dream I ever dreamed on the cold hillside. अभी आगे क्या होता है देखिए, and there he lulled me asleep, और उसके वहाँ पर उसने उसे सुला दिया। किसने सुला दिया? उस ब्यूटीफुल लेडी ने उसे सुला दिया। लुल्ड मतलब लोरी गाकर, गाना सुनाकर। एंड देयर आई ड्रीम्ड, और वहाँ पे उसको एक सपना आता है, वहाँ सपना वो देखता है, वो बिटाइड, और बड़ा भयानक सपना था वो, दैट द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड, और कह रहा वो मेरा अब तक का सबसे आखिरी सपना था जो मैंने इन खुली आंखों से इन आंखों से देखा। ऑन द कोल्ड हिल साइड, और उस ठंडी हिल साइड के पास, उस केव में, उस जगह पर मैंने सपना देखा जो बड़ा ही डरावना और बड़ा ही भयानक था। यहाँ क्या है? इन हर केव, जिस केव में उसे ले जाती है, द लेडी लुल्ड द नाइट इनटू स्लीप, उसे लोरी गा के सुला देती है। इन हिज स्लीप ही सा सैड एंड पेनफुल ड्रीम, और अपने नींद में वो देखता है बड़ा ही सैड एंड पेनफुल, दुखी और दर्द देने वाला सपना। द लास्ट ड्रीम दैट ही सा ऑन द कोल्ड हिल साइड, वो उसका आखिरी सपना था जो उस हिल साइड पे देखता है। एज ही कुड स्लीप नो मोर आफ्टर दिस हॉरिबल ड्रीम, क्यों? क्योंकि उस सपने को देखने के बाद वो सो ही नहीं सका। इस लिहाज से वो उसका आखिरी सपना था जो उसने उस केव में देखा था। I saw pale kings and princes too, pale warriors that pale were they all who carried La Belle Damsel's mercy had thee in 12। अब वो सब क्या, उस सपने में उसने क्या देखा? I saw pale kings, किंग्स देखे, प्रिंसेस देखे टू, और जो वो भी कैसे थे? पीले। पीले का मतलब यहाँ पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू मीन्स वैसे ही वो भी लाइफलेस, सफ़ेद, जीवन से विहीन, जिसको देखकर लग रहा था कि उनके अंदर लाइफ है ही नहीं। देयर इज़ नो ब्लड इन देयर बॉडी। पेल वॉरियर्स, और वॉरियर्स योद्धा भी पीले दिखे। डेथ पेल वर दे ऑल, ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो सब डेड बॉडी हो, डेड हो, चलते फिरते डेड बॉडी। हु कैरिड लव रिडेम्पशन मर्सी हैड द इंट्रल, और उन सबको कौन लेकर आया यहाँ पर? वही लेडी जो इसे लेकर आई। दीज लाइन्स लव रिडेम्पशन से, वाइल अस्लीप इन द फेरी केव द नाइट सा, जब वो केव में सो रहा था तो नाइट ने देखा, अ हॉरिबल ड्रीम इन विच ही सा घेस्टली पेल किंग, भूत जैसे पीले पीले किंग, प्रिंसेस, वॉरियर्स, ऑल ऑफ देम, सारे के सारे लोग, विक्टिम्स ऑफ द वाइल्स ऑफ दैट ट्रीचरस ब्यूटी, वो सब शिकार हुए थे इसी ब्यूटी से, इसी ब्यूटीफुल लेडी की से। ही हर्ड देम कैरिंग टू हिम, और वो सुनता है उनको क्राइंग टू हिम, कि वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं उसको। दैट ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, वो ब्यूटीफुल लेडी जिसके अंदर दया है ही नहीं, हैड टेकन हिम इन हर बॉन्डेज, वो इनको अपने जाल में फंसाती है। एज सी हैड इंस्लेव्ड देम अर्लियर, और उनको पहले वो अपना दास बनाती है। किड्स वॉन्ट टू शो दैट नोबडी इज फ्री फ्रॉम द वाइल्स ऑफ फेमिनाइन चार्म, यहाँ पर जॉन कीट्स से दिखाना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति
जो है वो औरत की खूबसूरती से बचा नहीं है। यहाँ ब्यूटीफुल और खूबसूरती से बचा नहीं मीन्स हर कोई हो, चाहे वो राजा हो, राजकुमार हो, योद्धा हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, वो खूबसूरती और प्रेम के चक्कर में पड़ता ही पड़ता है। यहाँ एक जॉन कीट्स ने ये बात बताने की कोशिश की है। Keats want to show that nobody is free from the wiles of feminine charms. अब यहाँ पर ऐसा क्यों किट्स बोलना चाह रहे हैं? क्योंकि जिस समय उन्होंने ये पोएम लिखी थी उस समय उनके भाई की डेथ हो चुकी थी और ये खुद प्रेम में थे, और जिस लेडी से इनको प्रेम था, फैनी ब्राउनिंग, वो प्रेम इनका जो है वो परवान नहीं चढ़ पाया था, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। इन्होंने भी उस डीप लव को महसूस किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे कुडंट यूनाइटेड टू ईच अदर, और इनको भी प्यार में असफलता मिली थी और इन्होंने भी ब्यूटी और अट्रैक्शन को महसूस किया अपनी लाइफ में। उसी को इन्होंने यहाँ नाइट के फॉर्म में बताया है। I saw their starved lives in the gloom. तो मैंने I saw their starved मतलब उनके प्यासे ओंठों को मैंने देखा, gloom उदासी भरे डूबे हुए, with horrid warning gaped wide, और वो उनके मुंह खुले अध खुले हुए डरावने से उसको चेतावनी दे रहे हैं, चिता रहे थे। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हियर, और ये जब देखता है वो अपने सपने में उन सबके मुंह खुले हुए डरे हुए, तो ये अचानक उठता है और पाता है ऑन द कोल्ड हिल साइड, अपने आप को ठंडे कोल्ड हिल साइड के पास अपने आप को पाता है। Here again the night described the horrible looks of the kings, princes and warriors whom he saw in the dimly lighted cave. मतलब यहाँ पर फिर से वो बताता है ना कि किस तरह से वो नाइट प्रिंस वेरियंट सबके मुंह खुले हुए थे, डरावने दिख रहे थे। He says that in the faint light inside the cave he saw their parched and love-lorn lips wide open and speechless, मतलब मुंह खुले हुए अध खुले हुए, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। एज इफ साइलेंटली वार्निंग द नाइट, जैसा लग रहा है कि वो सब चुपचाप खड़े होकर इसको वार्निंग दे रहे हैं अगेंस्ट द हॉरर्स ऑफ द प्लेस, उस जगह के बारे में जहाँ पर नाइट को रखा गया, जहाँ उसने सपना देखा और अचानक उठता है। शॉक्ड बाई सच अ हॉरिबल साइट, ऐसे दृश्य को देखने के बाद द नाइट सेज, नाइट कहता है आई अवोक फ्रॉम हिज ड्रीम, वो अपने सपनों से जाग उठा, एंड फाउंड हिमसेल्फ लाइंग ऑन द कोल्ड हिल साइड, और कहाँ पाता है अपने आप को? हिल साइड के पास। द पिक्चर्स कंडेंस इन द फ्रेजेस, और पिक्चर यहाँ पर दिखाया है छोटे फॉर्म में, हॉरिड वार्निंग एंड गैप्ड वाइड आर वेरी ब्यूटिफुल इंडीड। ठीक है। And this is why I sojourn here alone and palely loitering, though the sedge is withered from the lake and no birds sing. अब यहाँ नाइट कह रहा है, आगे कंक्लूसिव लाइन है ये, इसमें बताता है and this is why I sojourn here, और ये बता रहा है कि मैं यहाँ क्यों टहल रहा हूँ, क्यों भटक रहा हूँ। दो alone and paying, though the sedge is withered from the lake, और मतलब लेक झील के आसपास सारी वनस्पतियाँ, सारी लाइफ एक तरह से सूख चुकी है, डल हो चुकी है, मर चुकी है। नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया नहीं गा रही है, मतलब यहाँ लाइफ सेफ नहीं है, ऐसा इन्वायरमेंट है, इतना ठंडा है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं है, और मैं ऐसे इन्वायरमेंट में यहाँ पर ऐसे माहौल में टहल रहा हूँ। तो क्वेश्चन, पोएट के सारे क्वेश्चंस का जवाब नाइट स्टेंजा बाय स्टेंजा नैरेटिव फॉर्म में बताता है,
This is the story of this ballad, La Belle Damson's Mercy by John Keats is finished. Okay, thank you.